ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਡਮੀ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ 8 ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਟਯ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਨਹਿਰੂ IAS ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ श्री सुदेश शर्मा जी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, डॉक्टर नवदीप कौर जी चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, श्री विक्रांत सेठ जी वाइस चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, श्री विनोद पवार जी इंटरनेशनल सरंगी वादक ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਲੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਹਾਣੇ ਅਫਸਾਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲ ਸਾਈਮਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧੀ ਵਨਾਰਸੇ and performed by Theatre Lab, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल। तो पेश करने जा रहे हैं प्ले सुहाने अफसाने। अरे बैठिए बैठिए, ठीक है, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं काम से ज्यादा बातचीत करना पसंद करता हूं, फिर भी हर रोज एक ही विचार से प्रभावित यहां बैठा रहता हूं। मुझे लिखना होगा, लिखना होगा, लिखना ही होगा। ये मेरा कमरा है, स्टडी रूम। यहीं बैठकर मैं अपनी कहानियां लिखता हूं। इसे मैंने खुद बनाया है। सचमुच, दरअसल इसकी एक एक ईंट मैंने खुद जोड़ी है। बस थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। मैं अपने लेखन का कार्य कमरे के इस कोने में बैठकर करता हूं, क्योंकि जहां मेरी टेबल है बिल्कुल वहीं ऊपर से पानी टपकता है। मैं इस टेबल को हटा देता, पर ये मेरे छोड़े हुए गड्ढे को ढकती है। फिर भी मैं खुश हूं। वैसे यहां मेरे पास कोई आता जाता नहीं है। अक्सर लोग लेखकों से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि हम लेखक हमेशा सोचने में व्यस्त रहते हैं। झूठ। यहां तक कि मेरी प्यारी मां भी मुझे परेशान करना पसंद नहीं करती है।
इसीलिए तो वो चुपचाप दबे पांव आती है और मेरा खाना मेरे कमरे के दरवाजे पर रखकर चली जाती है। इसी वजह से पता नहीं कब से मैंने गर्म खाना ही नहीं खाया है। वैसे यहां बैठकर मैंने बहुत कुछ लिखा है, शायद कुछ ज्यादा ही। मैं जब भी इस खिड़की से बाहर देखता हूं तो सोचने लगता हूं कि मेरी जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है। फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्या है जो मुझे लिखने के लिए मजबूर करता है, दिन ब दिन, पन्ने दर पन्ने, कहानी दर कहानी। और इसका जवाब काफी सरल सा है। मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मैं लेखक हूं। कभी कभी लगता है शायद मैं पागल हूं। नहीं, वैसे मैं बिल्कुल हानिकारक नहीं हूं। बस कभी कभार बातचीत करते हुए मैं अपनी दुनिया में निकल जाता हूं। मुझे सामने वाले की बात सुनाई देना बंद हो जाती है और दिखाई देती है केवल उसके होठों की हलचल। फिर मैं बड़ा अर्थहीन सा हाँ जी करता रहता हूं। और उस वक्त मुझे लगता है कि ये जो है, ये मेरी कहानी का बढ़िया पात्र हो सकता है। उस कहानी में फिर मैं बड़े मजे से वो कहानी लिख डालता हूं। मुझे उस कहानी का प्रूफ चेक करने में बड़ा मजा आता है। पर जो ही वो छप जाती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है ये सब गलत है, इसे कभी लिखा ही नहीं जाना चाहिए था। मैं दुखी हो जाता हूं। फिर लोग इसे पढ़ते हैं। आकर्षक और रोचक। आकर्षक है पर टैगोर से बहुत दूर। या एक रोचक कहानी है पर प्यारेलाल की दी मिस्टेक्स वाज बेटर देन दिस। और मेरे मरते दम तक सिर्फ यही आकर्षक और रोचक, आकर्षक और रोचक, आकर्षक। और मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे दोस्त कहेंगे जो गया वो अच्छा लेखक था, लेकिन प्यारेलाल ज्यादा अच्छा था। आप लोगों के आने के पहले मैं यही सोच रहा था कि शायद मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैं करूंगा क्या? मैंने आज से पहले कभी भी खुलकर इस बात को नहीं कहा है, पर आज इस थिएटर में मैं बताना चाहूंगा। मैं जब छोटा था मैं हमेशा ही एक मिनट, मुझे कुछ नोट करना है। मेरे मन में एक कल्पना उभर रही है, एक लघु कथा का विषय। वो थिएटर जिसका मैंने जिक्र किया था ना, ये उसी से उपजा है। खैर, अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे? कोई बात नहीं। मेरे विचार एक नई कहानी बन रहे हैं। देखते हैं ये कहानी आपको पसंद आती है या नहीं। तो ये शुरू होती है एक थिएटर में। ये नए नाटक का पहला शो है, प्रीमियर। इसे देखने के लिए कई सारे कला प्रेमी, उच्च मध्यम वर्गीय, सम्माननीय ज्येष्ठ नागरिक आए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक दूसरे के कपड़े और फैशन सेंस न होने पर टिप्पणियां कर रहे हैं। इस नाटक के विषय में किसी को कुछ नहीं पता सिवाय एक व्यक्ति के, चिरौंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल। चिरौंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल एक सरकारी नौकर, पीडब्ल्यूडी में क्लर्क। उसे जीवन में किसी चीज का जुनून था तो वो था रंगमंच का। निश्चित रूप से उच्च पद पर प्रमोशन के लिए उसकी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं थी। उसने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत, उत्साह और धैर्य से सरकारी नौकरी में समर्पित कर दिया था। आज
उसने नए नाटक के पहले शो की 2 सबसे महंगी टिकटें खरीदी। नाटक का नाम कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जैसा कि किस्मत में लिखा था, उस रात पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव भी वहां पधारे थे, आदरणीय श्री श्री अखिलेश मल्होत्रा जी, और वो चिरंजी लाल के ठीक सामने आकर विराजमान हो गए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, मैं चिरंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल। सर, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ नाटक देखूंगा सर। सर, मैं उपवन विभाग के पेड़ पौधे सेक्शन में अपर डिवीजन क्लर्क हूँ सर। यूडीसी। जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो दोस्त। अच्छे पेड़, अच्छे पौधे, मतलब हमारे देश को इसी की जरूरत है। सर, यह है मेरी पत्नी सौभाग्यवती गुनगुन चिरंजीलाल खंडेलवाल। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। मैडम जी, यह है मेरी पत्नी सौभाग्यवती गुनगुन चिरंजीलाल खंडेलवाल। नमस्ते मैडम। जी हाँ नमस्ते। अभी आपके पति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैडम, मैं अपनी पत्नी का पति चिरंजीलाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल। सॉरी। सर, आपको नाटक पसंद आ रहा है ना? अगर मैं पूरा देख पाया तो बता दूंगा। जी सर। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के बाद चिरंजी लाल स्वयं से प्रसन्न होकर नाटक का आनंद लेने लगा। अब वो भी मिस्टर मल्होत्रा के लिए कोई अजनबी नहीं था। और तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के गरजते हुए बादलों से बिजली की तरह चिरंजी लाल ने अपना सिर पीछे कर लिया और सॉरी सर। कोई बात नहीं, सब ठीक है। ठीक है? हाँ। बिल्कुल ठीक नहीं है, ये माफी योग्य नहीं है, ये बहुत शर्मनाक था सर। हाँ। कोई बात नहीं है, जाने दो इसको। ये तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, रहने दो। जाने कैसे दूं सर, ये माफी योग्य नहीं है। मुझे कम से कम आपकी गर्दन पोंछने की अनुमति दे सर। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या कर रहे हो तुम यार? बैठ जाओ। मैंने बोला ना सब ठीक है। क्या कर रहे हो? पर मैंने आप पर छीका सर, आपका पूरा सिर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये एक दुर्घटना थी, पर ये बहुत घिनौना था सर। सर, ये बिना चेतावनी के बाहर आ गया। इससे पहले कि मैं इसे दबा पाता, ये मेरे नाक से निकल गया सर। सर, मुझे जुकाम नहीं है, तो आपको भी कुछ नहीं होगा। शायद धूल का एक कणिया मच्छर मेरी नाक में चले गया था सर। मैं साहब से बात कर रहा हूँ। अबे ओए नीचे बैठ यार, क्या कर रहा है तू? माफ करिएगा भाई साहब। बहुत कोशिश करने पर भी चिरंजी लाल इस घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। छींक, एक सामान्य निष्पाप घटना, लेकिन अब वो भी उसे 100 शेरों की दहाड़ जैसी सुनाई दे रही थी। शत्रु के शिविर का नाश करने वाले तोप के गोले की तरह महसूस हो रही थी। ये भयानक कृत्य कैसे हुआ, ये जानने के लिए चिरंजी लाल ने पूरी घटना को अपने मन में फिर से दोहराया। Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. शानदार शानदार। वंडरफुल प्ले, वंडरफुल। बहुत ही शानदार नाटक था ना जी? हाँ, मुझे तो बहुत ही शानदार नाटक लगा जी। चलिए।
ये दृश्य बहुत शानदार था। कौन थपथपा रहा है? किसी की तो थपथपाहट है ये। कौन है भाई? मैं थपथपा रहा हूँ सर, चिरंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल। आप दूर हो जाइए जी, इधर आइए। वो छींकता है, छिकौड़ा। नहीं नहीं, मैं पूरा सीख चुका हूँ, बस मुझे रात की हवा में आपका गीला सर लेके जाने की चिंता थी सर। अच्छा वो, अरे उसे तो भूल जाओ नौजवान। चलिए जी, बारिश आने वाली है और मैं फिर से अपना सिर गीला नहीं करना चाहता। आपको लोगों को अपने ऊपर छींकने नहीं देना चाहिए। आपके छींके जाने के लिए थोड़ी है। चलिए। सर मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद। वे मुझे पेड़ पौधे सेक्शन से निकाल कर घास कटाई में डाल देंगे। चलिए जी। क्या? अरे आप इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। मल्होत्रा सर तो भूल चुके होंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? नहीं, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है जी। और इसीलिए वो निराश होकर घर चले गए। शायद मुझे सर के लिए एक अच्छा गिफ्ट भेजना चाहिए, शायद कोई रुमाल या एक अच्छा सा तौलिया। चिरंजी लाल का करियर जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, अचानक जमीन पर आ गया। वो एक छींक की वजह से घास काटने जाने वाला था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं नाटक देखने गया ही क्यों? मैं अपनी छोटी सी बालकनी में अपने जैसे लोगों के साथ में क्यों नहीं बैठा? उन्हें एक दूसरे पर चिकने से कोई दिक्कत नहीं। सो जाइए जी। यदि मैं सर से मिलूं ईमानदारी से, तो उनके पास मुझे माफ करने के अलावा कोई चारा न बचेगा। मुझे लगता है उन्हें याद ना दिलाना ही अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ और यदि मुझे सज्जन कहलाना है तो ये करना ही पड़ेगा। और इसी तरह सुबह हो गई तो हुआ कुछ यूं कि वो मल्होत्रा साहब के जनता दरबार का दिन था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसीलिए चिरंजी लाल को शाम तक इंतजार करना पड़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट नहीं हूँ सर, मैं लास्ट हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, लास्ट। मैं हूँ सर। हाँ बताओ, क्या शिकायत है तुम्हारी? मेरी कोई शिकायत नहीं है सर। हाँ, तो फिर मेरा समय बर्बाद मत करो। सर आपने मुझे पहचाना नहीं? कल रात हम मिले थे थोड़ी गहन परिस्थिति में। मैं हूँ सर, छी क्या? चिकोड़ा, जिसने आप पर छिका था, एक चिकोड़ा सर। ओ, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? सांत्वना या दवाई? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि मेरी छींक के पीछे कोई राजनीतिक या असामाजिक प्रेरणा नहीं थी। ये एक भयंकर दुर्दैवी घटना थी। मैं उस क्षण को कोसता हूँ जिस क्षण मुझे छींक आई। ये नाथ दोषी है सर, इसके अविवेक के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जिसने अपराध किया है उसे दंड दीजिए, लेकिन इसके पीछे खड़े इस निर्दोष शरीर को छोड़ दीजिए सर। सर मेरी नाक तो कट गई है सर। देखो, सर, मुझे क्षमा कर दीजिए सर। मेरे प्यारे नौजवान, मैं तुम्हारी नाक से परेशान नहीं हूँ। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास तुम्हारे नाक संबंधी समस्या के लिए समय ही नहीं है। तो फिर एक काम करो, तुम घर जाओ, ठंडे पानी से नहा लो या फिर गर्म पानी से नहा लो। अरे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत करो। बक 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 बक, बस यही सुना है मैंने सुबह से शाम तक। बक 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 बक। सर अरे ठीक है, जाओ भाई, माफ किया। थैंक यू सर। भगवान आपका और आपकी पत्नी का और आपके घर का भला करे। आपके सारे दिन अच्छे हो और रात दिनों से भी बेहतर हो। चिरंजी लाल को जो राहत की अनुभूति हुई वो बहुत बड़ी थी। हर रोज सुबह पक्षी आपकी खिड़की पर मधुर गीत गाएंगे सर, और आपको हर दिन गर्मा गर्म कड़क चाय मिलेगी सर, और आपके घर के पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे सर। चिरंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल अब निश्चिंत हो गया था। मैं उस कुर्सी की पूजा करता हूँ जिस पर आप बैठते हैं, और उस वर्दी की जो आप पहनते हैं सर। हाँ 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 हाँ, वो कोयल की तरह गाते और सीटी बजाते हुए घर चला गया। जीवन निश्चित रूप से एक चमत्कार, एक आनंद, एक स्वर्गीय एहसास था। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी जब वो घर गया, वो सोचने लगा, क्या मैं क्रूर और भद्दे मजाक का पात्र बन गया हूँ? क्या मल्होत्रा ने उसके साथ खिलवाड़ किया था? अगर उनको मुझे सजा देने का कोई इरादा नहीं था, तो कल रात से उन्होंने मुझे इतना क्यों सताया? अगर मल्होत्रा साहब के लिए छींक का इतना महत्व नहीं था, तो उन्होंने जानबूझकर चिरंजी लाल की नींद का सत्यानाश क्यों कर दिया? रात भर मैं तड़पता रहा। और अब चिरंजी लाल को गुस्सा आ गया। मैं बहुत गुस्सा में हूँ। रात भर चिंता और गुस्से में तेजी से चलता रहा, और सुबह उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। गुनगुन, गुनगुन, क्या है? मुझे अपमानित किया गया है। तुम्हें?
तुम्हें कौन अपमानित करेगा जी? तुम तो एक दयालु और उदार व्यक्ति हो। कौन? मैं बताता हूँ कौन। मिस्टर मल्होत्रा, पीडब्ल्यूडी के सचिव। उन्होंने क्या किया? नालायक, उन्होंने मेरा घोर अपमान किया एकदम से। क्या किया? मुझे उनके पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को अब आवाज उठानी होगी, ये दुनिया अधिक सुरक्षित करनी होगी, ताकि सभी देशों के, जातियों के लोगों के अपने वरिष्ठों पर छिपने की आजादी होगी। अब अपमान की बारी मल्होत्रा साहब की है। और इसीलिए वो उन्हें अपमानित करने पहुंचा। लास्ट। बोलो बोलो, अरे बोलो। बोलो बोलो कहते हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरी तरफ देखो, हाँ बिल्कुल सही है, ये एक बार फिर मैं हूँ। एक बार तुम हो? तुम कौन हो? चिरंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल सर। मैं वापस आ गया हूँ, बिना किसी गर्म या ठंडे पानी से स्नान किए बिना आया हूँ। किसने इस गंदे आदमी को अंदर आने दिया? अरे ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? हाँ पूछ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है? आप अपनी मेज के पीछे बैठकर पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है? आप अपने पीडब्ल्यूडी के सचिव के पद पर बैठते हैं और एक उच्च वर्ग के सदस्य हैं और मुझसे पूछते हैं, मुझसे एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी से कि ये क्या चल रहा है? आप जानते हैं सर कि हमारे देश में कोई समानता नहीं है। कुछ लोग साहब होते हैं तो बाकी लोग नौकर होते हैं। कुछ लोग आदेश देते हैं तो बाकी लोग अमल करते हैं। कुछ लोग झुकाते हैं तो बाकी लोग झुक जाते हैं। कुछ लोग अपमानित करते हैं तो बाकी लोग गर्दन झुकाकर अपमानित होते हैं। और फिर भी आप उस कुर्सी पर बैठकर पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? अरे ये बेवकूफों की तरह बड़बड़ाते मत रहो। ये बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? सर मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। बोलो। मुझे फिर से आप पर छिपने के लिए माफी मांगनी चाहिए सर। सर ये एक दुर्घटना थी, दुर्घटना। नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर। मूर्ख, महामूर्ख, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुम मेरी नजरों के सामने फिर से आए ना तो मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। फांसी। नहीं, सर। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो, नाम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? चिरंजी लाल विष्णु नाम- प्रसाद। सुअर, मां सुअर, तुम कीटाणु फैलाने वाले कीड़े, तुम कीड़े से भी बदतर हो। तुम कॉकरोच के चचेरे भाई हो। तुम खटमल के दामाद हो। तुम दांत के भतीजे हो। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। सुन रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। उस क्षण शिवाजी लाल के अंदर कुछ टूट गया था, बहुत ही अंदर। मामला खत्म हो गया था हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा लगा जैसे उसके जीवन से जीवन ही बह गया। आगे जो कुछ हुआ वो बहुत स्वाभाविक था। चिरंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल अपने घर गया, कुर्सी पर बैठा और मर गया। जिन्हें जीवन की निर्दयता देखना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए इस कहानी का एक और अंत है। चिरंजी लाल विष्णु प्रसाद खंडेलवाल अपने घर गया, कुर्सी पर बैठा और उसे 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। 50 लाख। गुनगुन, गुनगुन, गुनगुन। वैसे तो इस अंत का कोई तुक नहीं है, पर दिल बहकाने के लिए ये अच्छा ख्याल है।
मेरी इच्छा है कि मैं किसी दिन ऐसी 37 लघु कहानियां लिखूं जिसका अंत एक ही हो। 50 लाख रुपए की लॉटरी, यह अंत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, और यही बात हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। लेकिन हम किन बातों पर हंस रहे हैं इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर दर्द या वेदना। अब दर्द में हंसने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो दर्द किसी और को हो रहा हो तो बात अलग है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका गाल दांत के दर्द से फूलकर संतरे जैसा हो गया हो तो उसमें हंसने लायक क्या है? लेकिन नारायणपुर गांव के लोग, जहां के लोगों के पास मनोरंजन के साधन बहुत कम है, वहां के लोग एक ऐसे व्यक्ति पर हफ्तों तक हंसते हैं और उस बात का मजाक बनाते हैं। लेकिन नारायणपुर के गुरुजी को इसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर भी जब वो अस्पताल जाने के लिए गांव से गुजर रहे थे, तब लोग उन्हें सहानुभूति देने के बजाय उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। और उसी दिन गांव का एकलौता डॉक्टर अपनी बेटी की शादी में शहर चला गया था, और अस्पताल की सारी जिम्मेदारियां उसका एकलौता नया नवेला और अनुभवहीन सहायक निभा रहा था। ओ मां मल्लू, आइए 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 आइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कैसे आना हुआ? अरे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, साह नहीं जा रहा। दर्द कहाँ पर हो रहा है गुरुजी? हर जगह हो रहा है, सिर्फ दांत नहीं, मुंह, कान, नाक, आंख, पेट, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। और ये दर्द कब से हो रहा है? 10 साल से। 10 साल? मतलब हो तो कल सुबह से रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10 साल हो गए। लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ बड़े पाप किए जिसकी सजा मुझे मिल रही है। भगवान ने जरूर अपने सारे काम छोड़कर मुझे सजा दिलवाने में बैठा है। वेरी बैड। लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर अपने निजी काम से शहर गए हैं और उन्होंने अपने सारे मरीजों की देखभाल का जिम्मा मेरे नौजवान और काबिल हाथों में सौंपा है। क्या डॉक्टर साहब? हर तरीके से, सिर्फ डिग्री नहीं मिली है। मैं एक भावी डॉक्टर हूँ। तो मैं भी एक भावी मरीज हूँ। धन्यवाद। अरे गुरुजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं डॉक्टर ही हूँ। सिर्फ आखिरी एग्जाम बचा है, मेरी थ्योरी तैयार है, बस प्रैक्टिकल बाकी है। वैसे तो मैं डॉक्टर ही हूँ, बस अभी डॉक्टर नहीं हूँ। गुरुजी, आप मुझे एक मौका दीजिए और उस कुर्सी पर बैठ जाइए। नहीं, मैं रिक्स नहीं लेना। आइए ना गुरुजी। रिक्स नहीं, आइए ना गुरुजी। रिक्स आराम से। हे प्रभु दया मोह कृष्ण हरि राम। बैठने में भी दर्द हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, आपके मसूड़ों में सेप्टिक है, इसलिए दर्द हो रहा है। जैसे ही मैं उसे निकाल दूंगा, आपका दर्द बंद हो जाएगा। क्या आप मेरे मसूड़े निकाल देंगे? अरे मसूड़े नहीं, दांत। ये तो बस एक मामूली सी सर्जरी है। सिगरेट लीजिए। अरे आपकी सिगरेट मेरी आंखों को जला रही है। अरे मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अगर आप कहे तो मैं इसे बुझा देता हूँ। मैं बस अपना दिमाग शांत रखने के लिए पीता हूँ। पीले भाई, दिमाग शांत रख, पीले। धन्यवाद। ओह हरि राम। देखो आराम से करना है, आराम से करना। उसको बुझा दो, बुझा दो उसको। आराम से। ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं। आराम से है। बिल्कुल। आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है गुरुजी, और ऐसे कुशल हाथों में दर्द की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको आराम से करवाना है ना, तो आराम से ही होगा। आराम से। ठीक है, बिल्कुल आराम। अब आप तैयार हैं? आप अपना मुंह खोलिए। आप करिए ताकि मैं देख सकूं। अरे खोलिए, मुंह तो खोलिए। देखिए गुरुजी, मैं जानता हूं कि मैं अनुभवहीन हूं, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि दांत का दर्द ठीक करवाने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ता है। चलिए मुंह खोलिए। अब आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं आपके गाल फाड़ कर दांत निकालूंगा क्या? चलिए मुंह खोलिए। अरे
मुंह खोलिए गुरुजी, मुझे आपके दांत साफ नहीं करने, आपके दांतों की जांच करनी है। क्या आप आराम से कर सकते हैं? क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था? अरे बचपन में मुझे ऐसे कई वादे किए गए हैं, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ है। गुरुजी, इसमें आपको कोई दर्द नहीं होगा। मैं बस ये देखूंगा कि आपको परेशानी क्या है, कहां है और क्यों है। अब आप अपना मुंह खोलिए। बढ़िया, अब देखते हैं, दिखाइए कहां है। हाँ, तो ये रहा वो छुपा रुस्तम। क्यों, तुम ही हो ना? कहां छुप कर बैठे हो चोर? देखा कैसे पकड़ लिया? अरे उससे बातें मत करो, जल्दी से बाहर निकालो, वो मेरा बेरी है। देखिए गुरुजी, जल्दीबाजी मत करिए, दिखाइए। मैं भी जांच कर रहा हूं। बाप रे, इतना बड़ा छेद! ये तो मेरा मुंह है। अरे गुरुजी, आपके मुंह में इतना बड़ा छेद है कि उसमें से घोड़ा क्या, पूरी की पूरी घोड़ा गाड़ी निकल जाएगी। दिखाइए। गंदगी, गंदगी है, देखने में भी कितना घिनौना लग रहा है। छी, लेकिन ये तो मेरा पेशा है, मुझे इसमें घिन नहीं आनी चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। क्या? मैं एक प्रयोग करने वाला हूं। जो भी कर रहा, आराम से करना। बिल्कुल आपकी माँ की तरह करूंगा गुरु। मेरी माँ नहीं, वो मुझे पीटती थी, उससे भी आराम से करो, उससे भी। गुरुजी, बहुत आराम से करूंगा। मैं बस इतना देखने वाला हूं कि नसें कितनी खराब हुई हैं, ज्यादा कुछ नहीं। बस आराम से आपके दांत में एक फूंक मारूंगा और बस हो गया। ठीक है, आराम से है? नई ताजगी, नया विश्वास। देखा, मुझे लग ही रहा था आपकी दांत की नस का सत्यानाश हो चुका है गुरुजी। अरे दांत की नस का सत्यानाश? अब तो मेरा सत्यानाश हो गया है। देखिए, इस क्षेत्र में अभी अधिक शोध करने की जरूरत है। शायद दांत का दर्द डॉक्टर के सांस के तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं गुरुजी। देखो, आराम से करना। इसके साथ क्या करने वाले हैं? दांत निकालने वाला हूं। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे गुरुजी, दांत निकालना थूकने जितना आसान है। ऑपरेशन कुछ नहीं है, बस हाथ स्थिर होने चाहिए। हे भगवान, इसको बुद्धि दो और इसका हाथ स्थिर रखो, प्रभु दयामय। देखिए गुरुजी, मैं मानता हूं कि कभी कभी दांत दर्द देते हैं, पर वही जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी दांत की जड़ें गहरी ना हो। हाँ प्रभु दयामय। ठीक है, तो अब आप तैयार हैं? तो अब हम शुरू करते हैं। ऐसा मत करिए, मेरा हाथ मत पकड़िए, छोड़िए। मैं कहता हूं छोड़िए गुरुजी। आपने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। देखिए, आपका दांत निकालने के लिए मुझे अपना हाथ तो चाहिए होगा ना। चलिए छोड़िए। क्या आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, तो अगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं इस चिमटे से आपकी उंगलियां बढ़िया बढ़िया। अब इस बदमाश को मैंने पकड़ लिया है। गुरुजी, हिलिए मत। इस बदमाश को मैंने अच्छे से पकड़ लिया है। अब जरूरी ये है कि इसकी मजबूत पकड़ बनी रहे। अब हिलिएगा मत, और मैं कुछ भी करूं मेरा हाथ मत पकड़िएगा गुरुजी। ठीक है? 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 3 3। मिल गया, मैंने उखाड़ लिया मेरा पहला दांत। भगवान भी तुम्हें उखाड़ कर नरक में डालेगा। ये क्या? ये तो आधा ही दांत टूट गया। दांत की जड़ें तो आपके मुंह में ही रह गई। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि हिलना मत। अरे कसाई कहीं के यमदूत की औलाद, और तुझसे अच्छा तो मेरा दांत का दर्द था। गंवार आदमी, तुम्हारे दांत की जड़ से ज्यादा मोटी तुम्हारी बुद्धि है। तुम वापस कुर्सी पर बैठो, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मुझसे दूर जा पकड़नी।
दोबारा वो मनुष्य उंगली मेरे मुंह में डाली तो जिंदगी में पहली बार किसी आदमी की उंगली खा के देखो। नहीं गुरुजी, खा के देखूंगा। जब नहीं, तक वो खाऊंगा जड़ें आज। बाहर नहीं आएंगी, खाऊंगा आज। जब तक वो जड़ें बाहर नहीं आएंगी, आप यहाँ से नहीं हिल सकते। ये मेरी इज्जत का सवाल है। अरे तेरी इज्जत बाहर में जाए, तेरी इज्जत। ए, गुरुजी, तेरी इज्जत। गुरुजी, ए, गुरुजी, ए, मारी, गुरुजी, 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 मैंने हार मान ली, मैं हार गया। मेरा कर्तव्य। देखो, जो भी करना आराम से करना। हे भगवान, इस बिना दिखने के डॉक्टर को बुद्धि दो और इसका मुंह खुला रखना भगवान, इसका हार स्थिर रखना भगवान। इसे शांति से बैठा के रखना इसे मुझे मारने मत देना। और इससे मुझे काटने मत देना। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। विवेक सिंघानिया दूसरों की पत्नियों को फंसाने में सबसे माहिर व्यक्ति है जिससे मैं अब तक मिला हूं। हर तरह की स्त्री के साथ कामयाब, विशेषकर अमीर, जवान और सफल पतियों की पत्नियों के साथ। मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। बेहतर होगा वो खुद अपने शब्दों में बयां करे। अगर फिर से कहूं तो दूसरों की पत्नियों को फंसाने में सबसे माहिर व्यक्ति विवेक सिंघानिया मैं ही। यह बात मैं शेखी मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस फैक्ट बता रहा हूं। आप में से जो पुरुष ये अत्यंत सुखद लेकिन खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, वो कॉपी पेन निकालें और नोट करें, क्योंकि आज मैं आपको अपने तरीके समझाने वाला हूं। तो आप में से जो विवाहित महिलाएं इस चंगुल से बचना चाहती हैं, वो भी नोट कर सकती हैं, पर उसका कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मेरे तरीके आज तक फेल नहीं हुए। तो इस खेल को खेलने के लिए 3 गुणों की सख्त जरूरत है। संयम, अधिक संयम, अधिकाधिक संयम। जिन लोगों के पास संयम की कमी है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप कुछ और कर ले। चाहे तो एक तोता पाल लीजिए, या मैं ना दूसरे की पत्नी आपके लिए नहीं। अब दूसरी बात, दूसरे की पत्नी को पटाने के लिए आपको उससे दूर ही रहना होगा। फिर से कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा दूर ही। उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इग्नोर करिए। हमें उस तक उसके पति के जरिए पहुंचना है। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं। इस हफ्ते फिर एक बार मैं किसी से पागलों की तरह प्यार करने लगा। अभी कुछ ही देर में वो यहां से गुजरेगी अपने पति के साथ, और इस ख्याल से ही मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है। मेरे शरीर का रोम रोम चीख चीख कर कह रहा है कि तेजी से आगे बढ़ूं और उसे गले लगा लूं, पर नहीं। ध्यान से देखिए, एक सर्वश्रेष्ठ कुशल खिलाड़ी क्या करता है। मैं शांत हूं, कूल जैसे बर्फ का गोला। मेरे दिल की रानी, उसकी बीवी आ रही है। लो, अब आ गए। विवेक, तुम यहाँ? अरे क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। काफी फिट दिख रहे हो। ध्यान से देखिए कैसे मैं उसे नहीं देख रहा हूं। और तुम खूबसूरत शैतान, तुम हमेशा की तरह अच्छे दिख रहे हो। सॉरी, बाय द वे, हैव यू मेट माय वाइफ मधुरा? बेशक तुम मिले हो। उस दिन ओबरॉय होटल के डिनर में तुम इसी के बगल में तो बैठे थे। मधुरा, मुझे नहीं मालूम कि इसने उस रात को तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक शैतान, कमीना, बदमाश तुम्हारा है और एक अच्छा निशानेबाज भी। अब मैं तुम्हारी और क्या तारीफ करूं विवेक। तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है दोस्त।
नमस्ते। वैसे हम बस टहल रहे थे, अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो तुम भी चलो। मैं चल नहीं पाऊंगा दोस्त। मेरे जीवन में अभी अभी एक सुंदर स्त्री आई है। मैं जहां देखता हूं मुझे वही दिखाई देती है। मैं यहां से हिल नहीं पाऊंगा दोस्त। बहुत ज्यादा हो रहा है। संयम। फैंटास्टिक यार, तुम हमेशा सबको हैरान कर देते हो। अच्छा, क्या वो सुंदर है? सुंदर? लावण्यवती है, अप्सरा है, लाखों में एक है। अरे तो फिर कोई दिक्कत? हाँ, हमेशा की तरह। पति? उसका पति। लगता है यहाँ मेरी दाल गलेगी नहीं दोस्त। बकवास, मैं तुम पर लाख रुपए लगा सकता हूँ, और तुम तो जानते ही हो यदि मुझे जीतने का यकीन नहीं हो तो मैं पैसे लगाऊं ही नहीं। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मधुरा, हाँ? बाय बाय। तुम्हारी शुभकामनाओं की मुझे बहुत जरूरत है। नमस्ते। कुशलता। कभी कभी मैं अपने प्रोफेशनलिज्म से दंग रह जाता हूं। शायद ही हमारी नजरें मिली, फिर भी वो मेरे बारे में कितना कुछ जान चुकी है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। एक, मैं एक लोकप्रिय अविवाहित पुरुष हूं। दो, मैं किसी के प्यार में डूबा हुआ हूं और किसी न किसी के प्यार में डूबा ही रहता हूं। तीन, मैं एक प्रतिभाशाली निशानेबाज हूं, मतलब खिलाड़ी हूं। चार, और ये सबसे अहम है, खूबसूरत औरतों के लिए मैं एक खतरनाक आदमी हूं। सच कहूं तो इस समय वो मुझसे घृणा कर रही होगी, क्योंकि एक, मैं एक डींग मारने वाला बदमाश हूं। दो, मैं अपने इरादों को बड़ी बेशर्मी से जाहिर कर देता हूं। तीन, और ये सबसे अहम है, वो सोचती है कि जिसके प्यार में मैं डूबा हूं वो कोई और है, मतलब वो नहीं है। बाय द वे, आप ये सब नोट कर रहे हैं ना? यहां से हमारा काम थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। अब अगला कदम, सम्मोहन। आग से नहीं, बल्कि जहरीली जिह्वा के साथ, जैसे कोई सांप अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। और उसके लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति एक ही है, उसका पति। अब देखिए कैसे इत्तेफाक से मैं उससे क्लब में मिला। विवेक, तुम काफी उदास दिख रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है ना? क्या ये इतना स्पष्ट है दोस्त? मैं बर्बाद हो रहा हूं। जिस दिन से तुम और तुम्हारी पत्नी मुझसे मिले, उस दिन से मैंने उसे देखा तक नहीं। मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मैं सुध बुध खो बैठा हूं। हे भगवान, क्यों मैंने अपना सारा जीवन उन औरतों के पीछे बर्बाद कर दिया जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह सकता। मित्र, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं। ईर्ष्या? मुझसे? क्यों? क्योंकि तुम विवाहित हो, इतनी खुश मिजाज पत्नी। वाकई वाकई? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसकी इनायत, उसकी नजाकत, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका सब कुछ, उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति प्रेम है। अगर कोई मुझे उस नजर से देखता जिस नजर से वो तुम्हें देखती है, मतलब मोहब्बत भरी आंखों से, तुम्हें खैर, तुम्हारा तो रोम रोम गा उठता होगा। रोम रोम गा उठता होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। गुदगुदी गुदगुदी तो होती होगी। अब ये मत कहना कि वो देखती है तो कुछ होता ही नहीं। झूठ मत बोलना। हाँ, नहीं, गुदगुदी, हाँ, गुदगुदी अक्सर होती रहती है। हाँ, गुदगुदी। वो एक आदर्श स्त्री है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी रूप गुण संपन्न पत्नी मिली। इस अकेले, हताश, कुंवारे के शब्दों पर विश्वास करो दोस्त। विवेक, जल्दी किस्मत तुम पर भी मेहरबान हो जाएगी दोस्त। मैं इसी भरोसे बैठा हूं। हे भगवान, मुझे अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए देर हो गई। डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए? हार्ट ट्रबल, दिल की बीमारी दोस्त। अपनी उस प्रतिभाशाली पत्नी को मेरा हेलो बोलना। और हाँ, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि हमारे बीच जो बातें हुई उसे मत बताना, कहीं उसके नाजुक हृदय को क्षति न पहुंचे। वो कहां है मेरी प्रियतमा? I know where she is and I love it. मुझे पता है वो कहाँ है, बस सवाल ये है कि वो कितनी जल्दी मेरी होगी।
अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। उसकी जिम्मेदारी मेरे परम प्रिय मित्र पर है। सुनती हो, आज मुझे विवेक सिंघानिया मिला था। सुनती हो? हाँ? आज मुझे विवेक सिंघानिया मिला था। कौन? विवेक, अरे वो जो हमें पार्क में मिला था, वो बैचलर। हाँ, याद आया। वो बेहुदा आदमी। वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, ये सुनकर तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा। उस शेखीबाज की बातों में मुझे कोई रुचि नहीं। लेकिन वो तुम्हारे बारे में बड़े उत्साह से बातें कर रहा था। वो तुम्हारी इनायत और नजाकत से मुग्ध है। वो कह रहा था कि तुम कोई खास रूप से प्रेम करने की काबिलियत रखती हो। तो वो तुम्हारी आंखों के बारे में कुछ कह रहा था कि तुम्हारे देखने की अदा, और भी बहुत कुछ कह ही रहा था वो। और फिर कहता ही चला गया, कहता ही चला गया। खैर, बहुत बोलता भी तो है। चलो हम सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। और मेरे बारे में उसका और क्या कहना था? हाँ, जो भी नाम है उसका। क्या कह रहा था वो विवेक सिंघानिया? वही जो मैंने बताया तुम्हें अभी। तुम तो कह रहे थे कि वो बोलता ही जा रहा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम तो रुक गए। अगर वो बोलता ही गया तो तुम भी रुको मत। क्या तो पूरा बताओ, नहीं तो हम सो जाते हैं। उसने कहा कि उससे मुझसे कितनी ईर्ष्या हुई। वो चाहता है कि उसे भी कोई वैसे ही देखे जैसे तुम मुझे देखती हो। वो कैसे जानता है कि मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ? उस दिन पार्क में तुमने मुझे देखा होगा तो उसने तुम्हें देखा होगा। वैसे भी तुम्हारे देखने की नजर से ना मुझे गुदगुदी सी हुई थी। जिस तरह से मैंने तुम्हें देखा। हाँ बिल्कुल जाने मन। लेकिन तुम तो उसे देख रहे थे, तो तुमने कैसे देखा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? तो उस दिन फूलों को देख रही थी क्योंकि वो मुझे इग्नोर कर रहा था। शायद तुम्हें किसी और की नजर से गुदगुदी हुई होगी। नहीं, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। मुद्दा ये है कि उसे मुझसे ईर्ष्या हुई क्योंकि मेरी पत्नी फैसिनेटिंग है। मुझे तो लगा था ये सब सुनकर तुम्हें खुशी होगी। तुम्हें गलत लगा। बेहतर होगा कि ये कहानियां मुझे ना सुनाओ। क्या तुम मुझसे फिर मिलने वाले हो? हाँ, कल लंच के लिए। तो बेहतर होगा कि लंच पर मेरा कोई जिक्र ना हो। बता देना उसे। और उसने क्या कहा कि तुम मुझे रात में आकर सब बता सकते हो। ओके? ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। मैं अपनी शक्तियों से मंत्र मुक्त। मैं न केवल उसकी रुचि जगाने में सफल रहा, बल्कि मेरे नाम के उल्लेख से उसके दिल में हलचल पैदा करने में भी सफल रहा। वही आदमी जिसे उसने कुछ समय पहले बेहुदा कहा था। और ये सब तब कामयाब हुआ जब मैं घर में आराम से ठंडा शावर ले रहा था। लंच जो कल होने वाला था वो न केवल पौष्टिक था बल्कि उत्पादक था। बाय द वे, कल मेरी मुलाकात कांता प्रसाद जी से हुई। वो जाने माने पेंटर। उन्हें किसी धनी आदमी ने एक आदर्श भारतीय सुंदरी का चित्र बनाने के लिए कहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं किसी ऐसी मॉडल को जानता हूं जिसका चेहरा आदर्श भारतीय सुंदरी जैसा हो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं इसी रूप गर्विता को जानता हूं। पर उससे पूछने का साहस मुझ में नहीं है। अरे हाँ, तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं पूछते? मैं अपनी पत्नी से क्या पूछूं? क्या वो मॉडल बनना चाहेगी? उसका वो खूबसूरत चेहरा अगर पूरी दुनिया में अमर होने का मौका चूक जाए तो बड़े शर्म की बात होगी। पूरी दुनिया में अमर? सच में? मोनालिसा। मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो तुम मुझसे जाकर बात क्यों नहीं करते? करूंगा, जरूर बात करूंगा। इसलिए मैंने उससे कहा कि इस पर मैं तुमसे बात करूंगा। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि ये पागलपन है। उसने ये बात तुम्हारे सामने कैसे रखी? क्या उसने सच में आदर्श भारतीय सुंदरी कहा था? हाँ, और ये
भी कि अगर तुम्हारा खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया में अमर होने का मौका चूक जाए तो बड़े शर्म की बात होगी। एग्जैक्टली यही शब्द थे या तुम कुछ भूल रहे हो? तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और नाजुक चेहरा, यही तो मैं भूल गया था। क्या वो ऐसे बोलता ही रहता है? हाँ। कितनी बार बोला था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? याद करना थोड़ा मुश्किल है, सोचने दो। हाँ, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली बार ना इन बातों को लिख कर लाया करो। ओके। ओके। क्या आपने मुझे उसके पास जाते देखा है? क्या आपने मुझे उससे बात करते सुना है? क्या हमारे बीच में कोई पत्र व्यवहार हुआ है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी वो अपने पति द्वारा कहे गए मेरे हर शब्द पर अटक जाती है। कमाल की बात है ना? ये मामला अब 2-3 हफ्तों से चल रहा है। मेरे प्रति उसका प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग कहीं और है, शायद किसी स्त्री पर। उसके चेहरे को देखकर तो ऐसे ही लगता है। कौन सी स्त्री? उसने किसी स्त्री का जिक्र किया है? नहीं नहीं, वो इसके लिए बहुत समझदार है। वो किसी भी कीमत पर उसके नाम की रक्षा करेगा, पर उसकी बजाय वो दिन भर तुम्हारी बात करता रहता है। बेचारा, अब तो मुझे उस पर तरस भी आने लगा है। छोड़िए ना, उससे हमें क्या लेना देना है? आपने उससे कल डिनर के लिए पूछा? हाँ, वो बिजी है। परसों फिर? बिजी है। अगले हफ्ते? नहीं। अगले महीने? बिल्कुल नहीं। कब? अरे क्या वो आदमी खाना भी नहीं खाता है क्या? अरे वो कहता है कि वो किसी जरूरी काम में व्यस्त है और हमसे मिलने में तो उसे महीने लग जाएंगे। वो कहता है कि अगर वो दृढ़ता और संयम के साथ काम करेगा तो कामयाबी उसे जरूर मिलेगी। हे, वो सोचता है कि तुम्हें रंगमंच में पदार्पण करना चाहिए। रंगमंच? हाँ। मैं? हाँ। ऐसा कहा उसने? रुको, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता। हाँ, आराम से, समय ले लो। लेकिन सब कुछ सही सही बताना। हाँ, उसने कहा कि ऐसा खूबसूरत चेहरा, ऐसी बुद्धि, ऐसी संवेदनशीलता, इन गिड़ों के साथ तुम्हारा सिर्फ एक गृहिणी होना पाप है। हे भगवान, क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, और बोलता है कि ऐसी असमान स्त्री की कृत भी असमान नहीं होती है। नहीं, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वो कहता है कि उसे खुद को स्थल काल के बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। प्लीज स्टॉप। अरे ये तो सुनो, वो कहता है कि अगर मैं इतना बिजी नहीं होता तो मैं उसे यहाँ से भगा करके लेके चला जाता। क्या? ऐसा कहा उसने? हाँ, ये देखो इधर। फिर आपने क्या कहा? मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने क्या कहा। मैंने कहा जरूर, अब मैं तुमसे इसके लिए निशानेबाजी थोड़ी ही करूंगा। आप अब मेरे बारे में उससे कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं विनती करती हूँ कि मेरा नाम उसके सामने नहीं लोगे। लेकिन मैं तो तुम्हारी चर्चा करता ही नहीं हूँ। अरे वही तुम्हारा जिक्र करता है। वो मुझ पर इल्जाम लगाता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता। वो मुझ पर चिल्लाया कि वो एक अद्भुत स्त्री है, अपने रास्ते तलाशने वाली सबला, और अगर मैं वो लेखक प्यारे लाल होता तो उस पर एक उपन्यास लिख देता। मेरी प्राण प्यारी स्वप्न परी। ये विवेक सिंघानिया ना मुझे थोड़ा विचित्र सा लगता है। वो मेरे प्रेम पत्र अपनी पत्नी तक पहुंचा रहा है और मुझे विचित्र कह रहा है। अब इसे क्या कहें? खैर, तो देखते हैं हम कहां तक पहुंचे। उस बेचारी के अंदर मुझसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उसे यह विश्वास हो गया है कि मैं ही वो इंसान हूं जो सचमुच उसे समझता है। उसका बोरिंग पति मेरी बातें उस तक पहुंचाता है, पर वो मेरी ही आवाज सुनती रहती है। मेरे ही शब्द उसके दिल में धड़कते हैं। मेरे मधुर जहर का असर उस मधुरा पर हो रहा है। मैं निष्ठुर हूं। इस खतरनाक खेल में दया की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखिए, आखिरी बार कितनी कोमलता से करता हूं। एक विशेष सूचना, जिन्हें हृदय विकार और रक्तचाप की बीमारी हो वो इधर ना देखें। नहीं, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। एक शब्द नहीं, कुछ नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे यही तो उसके शब्द थे। उसने मुझसे विनती की कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं। उसने कहा है कि तुम्हारे मधुर सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के कारण उसके दुख सुनकर तुम दुखी हो जाओगी। वो इतना दुखी है? अरे इससे भी बदतर, वो हताश है, निराश है, खिन्न है, उदास है, उद्विग्न है
और तो और वो निराशा की गहराई में गिर रहा है। नहीं नहीं, लेकिन क्यों? उसकी समस्या क्या है? अकेलापन। उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, भाई उसका कोई नहीं है जो उसे समझ सके। लेकिन क्या वो नहीं जानता कि हम उसे कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं? हाँ। क्या वो नहीं जानता कि हम उसे कितना चाहते हैं और रोज उसकी कितनी बातें करते हैं? क्या वो नहीं जानता कि उसके साथ रहने के लिए हम कितना तरसते हैं, आप और मैं? हाँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैंने उसे घर में डिनर के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन वो इतना उदास है कि वो घर में भी नहीं रह सकता। हाँ, वो रोज रात को उसी पार्क में टहलता है जहां हम उसे मिले थे। कब? रात को 8 से 9 के बीच। बाय द वे, कल रात हमें डिनर के लिए जाना है। नहीं, एक्चुअली ना कल वो मुझे मौसी के घर जाना है, वो बीमार है ना। मैं 9 बजे के बाद होटल पहुंच जाऊंगी। ओके ओके। ओके। अरे प्लीज तालियां ना बजाएं, मैं इसे अकेले नहीं कर सकता था। मैं इस सफलता का श्रेय अपने अच्छे मित्र और सहयोगी उसके पति के साथ साझा करता हूं। उसने उसे मेरे लिए इतनी अच्छी तरह लुभाया कि वो दौड़ते हुए मेरी बाहों में समा जाने के लिए आ रही। गौर से देखिए, अब आप लोग अपने व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं। अगले कुछ क्षण थोड़े निजी हैं और मैं उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं। मेरी जाने मन, मेरी हसीन दिलरुबा, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ कह सकता हूं जो कब से कहना चाहता था। नहीं, प्लीज एक शब्द भी नहीं। अब मैं और नहीं सह सकती जब तक मैं दिल की व्यथा बयां न करूं। तुमने मेरे ही पति का इस्तेमाल किया मेरे अंदर की प्रेम भावना को जगाने के लिए, और आज उस भावना का उद्रेक हुआ है। मैं नहीं जानती तुम सच्चे हो या नहीं। तुमने मेरे अंदर फिर से प्यार जगाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी कमजोरी पर आघात किया और मैं बहती चली गई। विवेक, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारी ही रहूंगी। लेकिन और एक बात, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो एक पैशनेट आदमी नहीं है, हार्डली रोमांटिक। हमारी जिंदगी साथ ना तो प्रेम की ऊंचाइयों तक जा पाई है और ना ही पीड़ा की गहराइयों तक पहुंच पाएगी। हमारी शादी सामान्य शादी है, सौम्य और सहज। उनके उस प्यार को स्वीकार करने में मुझे बहुत खुशी हुई। और देखो ना, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ, इस बात को जानते हुए कि अगर आज तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मेरी अब तक की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। मैं चुनाव करने के लिए बहुत कमजोर और स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हारी सच सच विवेक बुद्धि पर विश्वास करती हूँ। विवेक, मर्जी तुम्हारी है। आज तुम कुछ भी चुनो, वो मुझे सुखी और दुखी दोनों ही बना देगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरा सिर्फ इस्तेमाल मत करना। विवेक सिंघानिया, अगर तुम मुझे चाहते हो तो
तो अपनी बाहें खोलो और मैं जिंदगी भर तुम्हारे आगोश में रहूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुंह फेर लो और मैं यहां से चली जाऊंगी और ना ही कभी मिलूंगी ना कभी बातें करूंगी। माय डियर, लव ऑफ माय लाइफ, चॉइस तुम्हारी है। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू विवेक सिंघानिया, तुम्हारे मुझ पर बहुत उपकार है। तुम्हारे जीवन में भी वही खुशियां हैं जो अभी अभी तुमने मुझे दी। विवेक सिंघानिया जो पहले अन्य पुरुषों की पत्नियों को फंसाता था, उस दिन के बाद से उसने अपना ध्यान केवल कुंवारी लड़कियों पर लगाया। एक दिन उसके जीवन में भी एक आदर्श लड़की आई और आखिरकार उसने शादी कर ली। आज वो पूरी तरह से खुश आदमी है, सिवाय उन मौकों के जब कोई जवान खूबसूरत ऑफिसर उससे कहता है कि विवेक, तुम्हारी पत्नी को देखकर मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। ताजी हवा, सुकून, मजा आ गया। दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ आता हूँ, समुद्र किनारे थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए। यहाँ की हवा में कोई जादू है, पूरे शरीर को तरोताजा कर देती है। लेकिन मेरे दिमाग में जंग लग चुका है। कोई नया ख्याल नहीं, कोई कल्पना नहीं, जो कि मेरे लिए बहुत अजीब है। हमेशा तो मेरे दिमाग में नए नए ख्यालों की आवाजाही बनी ही रहती है, कोई ना कोई नया विचार उभरता ही रहता है। पर आज रात कुछ नहीं, खाली। पर फिर भी लिखने की इच्छा है। पर चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, हमेशा की तरह। हमारे पेशे में ऐसा होना आम बात है। हम इस बीमारी को राइटर्स ब्लॉक का नाम देते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, इस बीमारी का इलाज भी खुद ब खुद हो जाए। हो गया। आ रही है, एक कल्पना आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बकवास, किसी काम की नहीं। माफ कीजिएगा, मैं बेकार में ही उत्तेजित हो गया था। ये सिर्फ एक बेकार की कल्पना ही नहीं, बल्कि एक बासी कल्पना है। इसे मैं पहले लिख चुका हूं और
अब मैं इसे याद नहीं करना चाहता। वैसे तो ये बीमारी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, पर मेरे केस में ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है मेरा दिमाग जंग खा चुका है। हे प्रभु, कुछ तो मदद करो। नहीं नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अब प्रभु को अपने हर छोटे मोटे पछड़े में फंसाना, माफ कीजिएगा, हद दर्जे की खुदगर्जी। हाँ? माफ कीजिएगा प्रभु, मैं घर जाता हूं और सो जाता हूं। कल एक नया दिन होगा, वो मेरे लिए नव कल्पनाओं का भंडार लेकर आएगा। अगर रात भर में आपके मन में कोई कल्पना आए तो बताइएगा जरूर। चाहे वो कल्पना अधूरी सी हो तो भी चलेगी, या फिर वो किसी और की हो तो भी चलेगी। मैं बातों को घुमाने में बहुत माहिर व्यक्ति हूं। मैं कितना नीचे गिर चुका हूं ना। अपना काम निकलवाने के लिए साक्षात भगवान को वांग्मय चौर्य करने के लिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि पानी मेरे सिर के ऊपर ही निकल जाए। हेलो सर, क्या आपके पास 2 मिनट है? कौन? थोड़ा रोशनी में आके बात करो। नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा था, क्या आप अपनी शाम को रंगीन बनाना चाहेंगे? रंगीन? जी सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। आप सब समझ रहे हैं सर। रंगीन, दिल को बहलाने के लिए, थोड़ा रोमांचकारी, आप सब समझ रहे हैं सर। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सब समझ रहा हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। भागो यहाँ से। मुझ जैसे सभ्य आदमी से ऐसी बात पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सर, आपने पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, ऐसा मौका आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या आपको जरा सी भी जिज्ञासा नहीं हो रही है? जिज्ञासा मेरे पेशे की नींव है, पर मैं उसे नैतिकता के उच्च स्तर पर रखता हूं, समझे? आप ठीक कह रहे हैं सर। वैसे भी ये आप जैसे कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। रुक, आखिरी बात लगी ना सर? मैं बस पूछ रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं। वैसे तुम किस रोमांचकारी बात की बात कर रहे हो? क्या आप एक डूब कर मरा हुआ आदमी देखना पसंद करेंगे? क्या मतलब? डूब कर मरा हुआ आदमी सर, फेफड़े खारे पानी में भरे हुए, पत्थर की तरह बेजान। आप ऐसे आदमी को देखने के लिए कितने पैसे देंगे सर? पैसे? हाँ, डूब के मरे हुए आदमी को देखने के पैसे? जी। अबे पागल हो गए हो क्या? मुझे कोई पैसे देगा तो भी मैं वो देखना पसंद ना करूं? डूब कर मरे भाग। 300 रुपए सर। 300 रुपए? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए। आप उसे डूबता हुआ देखोगे, तड़पता हुआ देखोगे, और फिर दी एंड, डूब कर मरा हुआ आदमी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्या वो आदमी अभी डूब के मरा नहीं है, वो जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं सर, बल्कि आपके सामने खड़ा सांस ले रहा है। वो डूब कर मरने वाला आदमी मैं हूं सर। अबे तुम सिर्फ 300 रुपए के लिए डूबने जा रहे हो और अपनी आत्महत्या के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो। इस आदमी से दूर चले जाना चाहिए। अरे नहीं सर, माफी चाहता हूं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सच में नहीं डूबूंगा, मैं सिर्फ एक डूब कर मरने वाले आदमी का अभिनय करूंगा। मैं ठंडे बर्फीले पानी में कूदता हूं, थोड़े हाथ पैर मारता हूं, मदद के लिए चिल्लाता हूं, पानी के अंदर जाता हूं, गुड़ 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 गुड़, और धीरे धीरे पानी के ऊपर आता हूं, औंधे मुंह, शरीर फूला हुआ, निष्प्राण देह। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। स्पेशल शो 300 रुपए और ग्रुप्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट। शो 2 मिनट में शुरू हो जाएगा सर। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं डूब कर मरे हुए आदमी को देखने की कीमत पर चर्चा कर रहा हूं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर। ये कोई बंदर मदारी का खेल नहीं, ये एक सामाजिक मूल्यों से भरा हुआ काव्यात्मक दृश्य है। इसके हास्य कारक पक्ष को देखते हुए ये ड्रामा दुखांत नहीं बल्कि विडंबनात्मक है। हास्यकारक? इसमें हंसने की क्या बात है? क्यों नहीं है सर, बिल्कुल है। मैं अपने गाल फुलाता हूं, आंखें बाहर निकालता हूं, ऊंची कर्कश आवाज में चिल्लाता हूं, सुअर के चीखने जैसा लगता है सर। और इस पूरे इलाके में इकलौता मैं ही हूं जो ऐसा
कर सकता है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं एक सुअर की चीख सुनने के पैसे दूंगा? अरे सर, गर्मियों में तो मैंने खूब कमाए, मई तो पूरा हाउसफुल था, एकदम पैक। आप कहें तो आपके लिए एक डिनर शो बुक कर दूं? डिनर शो? क्या मतलब? मैं पानी में कूदूंगा, यूं हाथ डालकर आपकी तरफ एक मछली फेंकूंगा। मैं यहाँ यह सब सुनने के लिए खड़ा क्यों हूँ? सर 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 मैं चाहूंगा आप जल्द से जल्द अपना मन बना ले। वो क्या है कि बगल के होटल वाले 5 मिनट में सारा कचरा पानी में फेंक देंगे और ऐसे तो पानी गंदा हो जाएगा। फिर सर ऐसे में मैं उसमें नहीं कूदूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है। जन्म में जा तुम्हारी इज्जत। हटो हटो। आप पछताएंगे सर। आप किसी रात दुनिया से थक हार कर रोमांच की तलाश में फिर यहाँ एक डूबता हुआ आदमी देखने आएंगे, तब मैं आपको नहीं मिलूंगा सर। मेरा यहाँ आखिरी हफ्ता चल रहा है, उसके बाद मैं गोवा जा रहा हूं। इधर आ, इधर आ। सर वो देख, पुलिस। मैं तुझे अंदर करवा दूंगा, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, समझे? पर सर मैं किसी को प्रताड़ित नहीं करता, मैं तो बस मनोरंजन करता हूँ। अबे डूब के मरना कोई मनोरंजन नहीं है बे। रुक जा, रुक जा। हौलदार साहब। सर 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 मैं जा रहा हूँ, हौलदार साहब, मैं जा रहा हूँ। साहब 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 साहब। क्या हुआ भाई साहब? साहब एक आदमी इधर था, वो उधर। सर वो उधर छुपा हुआ है। वो सर शाम से मेरा दिमाग खा रहा है, लगता है कि वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है सर। ऐसे तो बहुत से अस्वस्थ गुंडे मवाली यहाँ रात भर घूमते रहते हैं। वैसे आप जैसे सज्जन आदमी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो आपसे क्या कह रहा था? सर 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 वो मुझसे 300 रुपए मांग रहा था डूब के मरने के लिए। 300 रुपए? इसके तो 50 से ज्यादा बनते नहीं है। राम और कहीं का। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आदमियों से कैसे मोल भाव किया जाता है। नहीं नहीं यहीं आगे 2 भाई रहते हैं, नहीं। 70 रुपए में दोनों डूब कर दिखाते हैं। पैसा वसूल होना चाहिए सर। पैसे की बात नहीं है सर, पैसे की बात नहीं है। 300 रुपए? 300 में तो पूरा का पूरा जहाज डूबते हुए दिखाया था सर पिछले हफ्ते। और 500 में तो पूरा का पूरा टाइटैनिक जहाज डूबते हुए देख सर, सकते मेरी एक बात हैं। सुन लीजिए। ध्यान रखेगा। जहाज की बात नहीं। हाँ, सर, मैं तो 300 इससे में- 50 से ज्यादा सर, पैसा नहीं ले। सर, 300 होने की वाला। बात नहीं, सर, जहाज की बात नहीं, सर। Excuse me, excuse me, please। आ गया, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होने का दिन आ गया। गया क्या? आपने उसे क्या बताया सर? क्या बताया? हाँ, जो सच है वही बताया। तुम पागल हो। दुर्भाग्य से वो तुमसे भी बड़ा पागल निकला। फिर भी सर, आप चाहते तो मुझे पकड़वा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो सिर्फ आपके लिए आज तक का सबसे कम रेट 80 रुपए। 80? तुम चोर, शातिर, लुटेरे, बेईमान। मैं 50 पर तुम्हें 1 पैसा ज्यादा ना दूं। 50? डूब कर मरने के लिए 50 रुपए? अरे सर, 40 की तो मेरी तौलिया ही आती है, और जो आदमी मुझे पानी से बाहर निकालेगा 40 उसके। घाटा उठा के काम नहीं चलता सर, तब तो मुझे पानी के नीचे ही रहना पड़ेगा। अब मुझसे ठगी नहीं चलेगी। डूब के मरने के लिए 50 रुपए लेना है तो ले, वरना फट। आप कठोर है सर, आप बहुत कठोर है। ठीक है, 50 रुपए। हे भगवान, मेरे बच्चों को इस पेशे से दूर रखना। ये लो, 10, 20, 30, 40, 50। अब बताओ मुझे कहाँ खड़ा होना है? जी सर, इधर आइए सर। अच्छा। इधर से आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। इधर से? जी। इधर तो अंधेरा है, मैं तुम्हें ठीक से देख पाऊंगा? यही तो इसकी खासियत है सर, भावना उतना ही रोमांचक। वैसे भी सारा मजा आखिरी के 10 सेकंड में। तो शुरू करते हैं। उस सर एक बात, जब मैं तीसरी बार पानी के ऊपर आता हूँ तो जोर से चिल्लाइएगा, कार्तिकेशन वरदराजन थिरुवनमलाई। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है सर, जो मुझे पानी से बाहर निकालेगा। मुझे तैरना नहीं आता ना। तुम्हें तैरना नहीं आता? क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम पानी में डूब कर मरने का अभिनय करने वाले हो और तुम्हें तैरना ही नहीं आता? इसी बात का तो रोमांच है सर। कार्तिकेशन वरदराजन थिरुवनमलाई मुझे बाहर निकालने के लिए आखिरी सेकंड तक रुकता है। वो देखिए, डबरी पर खड़ा चाय पी रहा है। आई होप यू एंजॉय द शो सर। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। आर यू रेडी सर? रेडी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3। बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। सर, चलो मेरी तरफ, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है।
बार है, हाँ, तीसरी बार है शायद। क्या नाम था उसका? जी थोड़ा आगे, थोड़ा और, बस ठीक है। नाम? क्या? आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, बस इतना ही? नहीं सर, प्रियंका पवित्र शर्मा। अच्छा, उम्र? मेरी उम्र? जी हाँ, इसका मतलब आप कितने साल की हैं? आप कितने साल वाले की तलाश में हैं? आप सीधे सीधे जवाब दे सकती हैं प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं तो बस जानना चाहती थी, क्योंकि आप जिस उम्र की चाहे ना, मैं उस उम्र की बन सकती हूँ। 16, 30, 35, 26, 27। जानते हैं सर, स्कूल में मैंने एक 78 साल की गठिया से पीड़ित बुढ़िया का किरदार किया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था। एक 79 साल की गठिया से पीड़ित बुढ़िया ने मुझे खुद बताया था। देखो प्रियंका, हम 78 साल की गठिया से पीड़ित बुढ़िया की तलाश में नहीं, हमें एक 22 साल की लड़की चाहिए। तो तुम बताओ तुम कितने साल की हो? 22 साल सर। Really? नहीं, मुझे लगा 27-28 की हो। हाँ, दरअसल मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं उम्र में थोड़ी बड़ी लगती हूँ। पिछले साल जब मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ था, तो डॉक्टर ने समझा था कि मैं 39 की हूँ। मैं वादा करती हूँ सर, आपको जब भी जरूरत होगी ना, तो मैं 22 की ही लगूंगी। ठीक। तो ये बताओ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारे पास? प्रैक्टिकल किस बात का? एक्टिंग, एक्टिंग का कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? आपका मतलब है स्टेज पर? हाँ, उससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? दरअसल मैंने 3 साल एक्टिंग सीखी है सर, आदरणीय मीनाक्षी देवी से। किससे? आदरणीय मीनाक्षी देवी सर। वो यहाँ मुंबई में सिखाती है? नहीं नहीं, मेरे हाई स्कूल झाबुआ में। दरअसल वो खुद भी बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी सर। यहाँ मुंबई में? नहीं नहीं, झाबुआ में। अच्छा, तो तुम एक एमेचर एक्ट्रेस हो, शौकिया? हाँ हाँ हाँ, यहाँ मुंबई में मिच्योर हूँ, मगर झाबुआ में प्रोफेशनल हूँ सर। देखो प्रियंका, हम लोग एक 22 साल की प्रोफेशनल एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं यहाँ मुंबई। झाबुआ एक अच्छी जगह हो सकती है थिएटर की दृष्टि से, लेकिन वो मुंबई नहीं है ना? हाँ। इसलिए तुम घर जाओ, है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस लो और थोड़ी दवाई भी ले लेना, है? नहीं सर, प्लीज सर, इस ऑडिशन के लिए मैं पिछले 6 महीने से वेटिंग लिस्ट में हूँ, और इस 6 महीने की लिस्ट में आने के लिए मुझे 3 महीने रुकना पड़ा। और अगर अब मुझे लिस्ट के अंत में डाल दिया, तो मुझे 6 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा ना सर, और तब तक तो मैं 23 की हो जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ सर, अभी मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अब 101 होगा। मैं देख सकता हूँ तुम्हारा दिल एक एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत बेताब है। हाँ सर, मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी सांसें, मेरी हड्डियां, मेरे रगों का खून, मेरा दिमाग, मेरे बाल। बस ठीक है, बहुत हुई तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री। ये बताओ तुम मेरे लिए क्या पढ़ोगी? मैं अधूरे से अपने नाटक में से कुछ पढ़ना पसंद करूंगी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। कौन सा किरदार? बेटी सर। कौन सी बेटी? सारी की सारी। सारी की सारी? हाँ, अगर आपके पास समय हो तो। पूरा नाटक ही क्यों नहीं पढ़ देती? ठीक है सर, मैं तो सब जानती हूँ। अंक 1, एक जर्जर घर के आंगन का दृश्य। बाएं तरफ रसोई घर का दरवाजा, दाएं तरफ हैंडपंप के पास गंदे बर्तन पड़े हुए हैं जो। इतने डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा पढ़ दो बस। ठीक है सर, तो मैं नाटक के कुछ आखिरी पल करना चाहूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, जब भी तुम तैयार। मैं पिछले 6 महीने से तैयार हूँ सर, वो भी उन 3 महीनों को छोड़कर जो 6 महीने के इंतजार में बीते हैं। शुरू करें? हाँ 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 सर। जब भी तुम
अरे क्या आप ये कह सकते हैं क्या? पेड़ की ओट में खोट, दद्दा गए पाताल कोट। अरे मुझे क्या पता सर, आप ही ने तो लिखा है। वो खिल्लू पगला नाटक के अंत में यही कहता है। अगर आप ये एक लाइन पढ़कर सुना देंगे ना सर, तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। मैं झाबुआ से चल कर आई हूँ सर। जब भी तुम तैयार। एक मिनट सर। ठीक है, रेडी? जी सर। पेड़ की ओट में खोट, दद्दा गए पाताल को। बोलो बोलो, क्या सोचा आपने? हाँ, क्या आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाना चाहते थे? मैं आपसे बात कर रही हूँ। इधर देखो, जवाब दो। अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, मगर उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दो, क्योंकि अब बहुत हो गया। आप समझते क्यों नहीं? इसका कोई मतलब नहीं है। एक एक करके सब चले गए। अब आपका जाना मैं सहन नहीं कर पाऊंगी बाबा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरे सपने जो मैंने आपके साथ देखे, जिन्हें देखना आपने मुझे सिखाया है, मैं अपने सपने सच्चाई में बदलना चाहती हूँ। और आप भी तो कहते थे ना बाबा कि मेहनत और संघर्ष से बनी ये दुनिया सारी। बेटा, कुछ भी हो जाए, ईमानदारी कभी नहीं भूलना, क्योंकि इंसान की ईमानदारी ही है जो उसे महान बनाती है। और हाँ, पढ़ लिख कर अपने हुनर को पहचानो, क्योंकि जब कोई अपने हुनर को पहचान जाता है तो उसे कामयाब होने में देर नहीं लगती। बेटा, मैं तुम्हें देखूंगा जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होगी, और वहां से पूरी दुनिया बहुत छोटी नजर आएगी। वहां से तुम वापस नहीं आओगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही सब तो आपने हमें सिखाया है बाबा। और अब आप जिंदगी से हार मानकर भाग नहीं सकते। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा बाबा, भरोसा करना होगा, भरोसा करना होगा बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो बस यही चाहती थी। आपने मुझे बेहद खुश कर दिया, बहुत खुश कर दिया। भगवान ना आपका भला करे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। टाटा सर, थैंक यू सर, टाटा। अरे अरे, कोई रोको उसे, कहीं वो फिर 4 दिन का सफर करके झाबुआ ना चली जाए। ये कहानी बहुत पुरानी है। सटीक तौर पर कहा जाए तो मैं 19 साल का था, और प्यार के मामले में मैं ना केवल अनपढ़ था, बल्कि कभी उस कक्षा में भी नहीं गया था। मैं बहुत ही भोला और शर्मीला था। पति ने प्यार से पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया तो उन्हें बच्चे होते हैं, ऐसी मेरी समझ थी। इससे अधिक सोचने का मुझ में साहस ही नहीं था। लेकिन मेरे पिता, वो
बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, खुले विचारों वाले। मेरे 20वें जन्मदिन के अवसर पर वो मेरी जिंदगी की किताब का एक नया पन्ना पलटना चाहते थे। पुरुषों के मन में स्त्रियों के प्रति उत्पन्न होने वाली भावनाओं का पन्ना, और इसीलिए वो मुझे हमारे शहर के उस विशिष्ट इलाके में लेकर गए। जरूरत पड़ने पर खुद मेरे साथ सौदेबाजी भी करने आए। बबलू, 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 अरे कहाँ रह गए? उधर अंधेरे में खड़े कांपते मत रहो, इधर आ, इधर आ, इधर आओ। डैडी, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बीमार हूँ। बीमार? क्या हुआ तुम्हें? बैठो। अभी ठीक से कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी देर में बताता हूँ। डर, ये किशोरावस्था कर रहा है। जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मेरी भी स्थिति कुछ ऐसे ही थी। आप भी मेरी उम्र के थे डैडी। मैंने तो आपको हमेशा से बड़ा ही समझा था। अरे तुम्हें क्या लगता है बेटा, जब मैं पहली बार किसी औरत के साथ था तो मेरी उम्र क्या रही होगी? आप एक औरत के साथ थे डैडी। और नहीं तो क्या? बेशक, ये सारे पुरुष जो बाप बनते हैं ना, वो कभी ना कभी किसी ना किसी औरत के साथ होते ही है। उसी औरत के साथ? अरे उसी औरत के साथ नहीं बेटा, तुम क्या अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें नहीं करते? वो करते हैं ना डैडी, पर मुझे बहुत डर लगता है। डर? बेटा, हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि शादी से पहले प्यार के सभी तरीकों का अनुभव कर ले, नहीं तो जिंदगी के महत्वपूर्ण साल खोजबीन और टटुलने में ही बीत जाएंगे। डैडी, अगर मेरे कुछ साल खोजबीन में निकल भी जाए तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। देखो, ये तो पूर्ण पुरुष बनने की प्रक्रिया है बबलू। देखो, पहले तुमने चलना सीखा, सीखा कि नहीं? फिर तुमने बोलना सीखा, सीखा कि नहीं? हाँ। अब उसी तरह से ये भी सीखने का समय आ गया है। चलो। डैडी, क्या सच में वो समय आ गया है? पर मुझे तो अभी ठीक से चलना भी नहीं आता। बबलू, अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पूर्ण पुरुष बनने का इंतजार करते 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 बूढ़े हो जाओ। अब तुम अपना पहला अनुभव लेने जा रहे हो, या मैं तुम्हें सजा दूं? पर डैडी, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कोई सुशील और संस्कारी औरत मिलेगी। अरे वैसी चाहिए भी नहीं बेटा, इस दुनिया में बहुत सी सुशील और संस्कारी औरतें हैं, इसीलिए तो हम जैसे सुशील और संस्कारी पुरुषों को यहाँ आना पड़ता है, समझे? चल। डैडी, क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूं? है, बिल्कुल नहीं। कोई भी अपने बाप का हाथ पकड़कर पूर्ण पुरुष नहीं बनता है बेटा। अरे बाप रे, तुम्हारी मम्मी ने 9 बजे तक घर आने के लिए कहा। अब देखो, तुम्हें पूर्ण पुरुष बनने के लिए सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट। चलो। तो इसका मतलब आपने मम्मी को सब बता दिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं? डैडी, तुम्हें क्या लगता कि मैं इतना मूर्ख हूं? अरे मैंने उसे बताया कि हम जरा आइसक्रीम खाकर आ रहे हैं। पर डैडी, अगर मैं पूर्ण पुरुष बनकर अचानक से घर लौटूंगा तो मम्मी को शक नहीं होगा? अरे वो ऐसे दिखता नहीं है, वो कोई छेचक थोड़ी है। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान होगी, है ना? चलो। डैडी, क्या पूर्ण पुरुष बनने के और कोई तरीके नहीं है? हाँ, क्यों ना मैं आपकी तरह मुंह चुका लूं? बबलू, सच सच बताओ, तुम्हें ये करना है या मैं तुम्हें घर ले चलूं? हाँ डैडी, आप मुझे घर ले चलिए। तो चलो फिर, हम घर जाकर लूडो खेलेंगे और फिर नाना सा बबलू मम्मी की गोदी में सो जाएगा। डैडी, क्या आप मुझसे नाराज होंगे? क्या आप मुझसे निराश होंगे? क्या आप मुझसे दुखी होंगे डैडी? क्या आपको मुझ पर गर्व होगा डैडी? बिल्कुल नहीं। ठीक है डैडी, तो फिर मैं तैयार हूं। शाबाश मेरे शेर बेटा बबलू, शाबाश। अगर मुझे ये अच्छा लगा तो क्या हम फिर से कर सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, हम यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे, समझो। ए भगवान, खुले विचारों वाला बाप होना भी कितना मुश्किल काम है। डैडी, डैडी, क्या है? पीछे देखिए। हाँ? वो देखिए। स्थिरता, स्थिरता चाहिए बबलू बेटा, स्थिरता। क्या ये यहाँ की टीचर है? मुझे तो यहाँ के
मुझे तो यहाँ की प्रिंसिपल लग रही है। हम बड़े नसीब वाले हैं बेटा। कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं अभी तुम्हारे ट्यूशन के बारे में बात करता हूँ। रेगुलर कोर्स। हाँ डैडी, क्या मैं पोस्टल कोर्स कर सकता हूँ? नहीं, और ये खड़े रहो और हिलो मत। ए, टोपी के साथ खेलना बंद करो। टोपीबाजी करने नहीं आए। स्ट्रेट। गुड। हेलो, गुड इवनिंग। मौसम बड़ा अच्छा है ना? दिवाली के बाद मौसम बड़ा सुहाना सा हो जाता है। दिवाली बीत गई। हाँ। मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ ना। स्वाभाविक बात है। वैसे तो मुझे काफी समय हो गया है यहाँ आए हुए। आपसे थोड़ी नाजुक बात करनी थी। मतलब नाजुक विषय है, नाजुक बात है, नाजुक 1000 रुपए। नाजुक विषय के लिए 1000? मतलब मैं होता तो 1000 ठीक था, लेकिन मैं नहीं। मेरा बेटा है, एकदम नया नवेला है। वो देखो वहां खड़ा कांप रहा है। फिर भी 1000 बच्चों के लिए डिस्काउंट नहीं है। लेकिन 19 साल के बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा है। 500 चलेंगे? 500 में क्या होता है? अरे जो भी है जल्दी बोल। अरे जा, मैं खाली नहीं। ए, रुकिए 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 रुकिए। वो क्या है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं उसे एक अच्छा सा तोहफा देना चाहता हूँ। आप क्या कहती हो? तोहफा? हाँ। तोहफे के लिए एक रंगीन छतरी कैसी रहेगी? छतरी? देखिए, 30 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था तो इस इलाके के सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के साथ वक्त बिताता था। यमुना, यमुना नाम था उसका। अरे उसने तो मेरे ख्याल से 200 रुपए लिए थे। अच्छा वो? हाँ। वो तो अभी भी यही है। क्या बात कर रहे हो? और अब तो वो 20 रुपए लेती है। अरे। बुलाओ यमुना भाई। ए, आप क्या कर रही है? डैडी, डैडी। क्या है? मैं आ जाऊं? रुको, तय हो रहा है। बहुत ही प्यारा और नाजुक लड़का है। आपको अच्छे अच्छे मजेदार कहानियां भी सुनाएगा। डैडी, मुझे ठंड लग रही है। एक्सक्यूज मी। अरे कूदो, कूदो। तन पे तक लगा, लगा, लगा। संयम, संयम चाहिए बबलू बेटा। तुमने पूरे 19 साल इंतजार किया कि नहीं? अब कुछ मिनट और, है ना? संयम। 750। मेरे बेटे की शिक्षा पर मैं बस इतना ही खर्च कर सकता हूँ। प्लीज मान जाइए ना, मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। प्लीज। ठीक है, तुम एक अच्छे बाप। हाँ। अगर मेरा बाप ऐसा होता तो मैं होती नहीं। खैर, इसमें कोई ना कोई नैतिक बात तो जरूर है। ये लीजिए 750। डन। हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद बस मेरी ओर से कह देना, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम डैडी। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम डैडी। मोमबत्तियां भी जला दूं क्या? नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो सब घर में है। बस आप जरा प्यार और नरमी से पेश आइए, बस इतना ही। खुशी के आंसू है। मैं ऊपर हूँ, दूसरी मंजिल बाएं हाथ से दूसरा दरवाजा। ओके। और हाँ, चिंता मत करना, मैं बहुत प्यार से करूँगी। शुक्रिया। आजकल की लड़कियां कितनी समझदार हो गई है ना? अरे कितनी शानदार नर्स बन सकती थी वो। खैर, बबलू बेटा, बबलू बेटा, चलो स्कूल। 750। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए इन लोगों से भाव ताव कैसे किया जाता है। देखा मैंने कैसे किया, तुमको भी ये सब सीखना पड़ेगा, है ना? अब तुम जाओ, दूसरी मंजिल पर बाएं हाथ से दूसरा दरवाजा। हाँ, तुम जाओ, मैं ही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, है ना? तुम जाओ। जल्दबाजी मत मचाना, आराम से। हाँ। डैडी, क्या मुझे उससे कुछ कहना होगा? जैसे क्या? जैसे नमस्ते। हाँ, नमस्ते ठीक रहेगा। हाँ। बाद में गुड बाय भी बोल देना। ओके डैडी। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। गो। हाँ।
डैडी, क्या आप मुझे कुछ विशेष बताना चाहते हैं? अरे उस विशेष के लिए तो उसे इतना पैसा दिया है बेटा। अब जाओ, नहीं तो मुझे ओवर टाइम देना पड़ जाएगा। जाओ, गो। अब क्या हुआ? एक मजेदार बात डैडी, जब मैं इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आऊंगा 1 घंटे बाद, तब मैं आपका छोटा बबलू नहीं रहूंगा। मैं बन जाऊंगा ब्रिज मोहन, एक पूर्ण पुरुष। थैंक यू डैडी, मैं चलता हूं। बाय बाय। बबलू, हाँ डैडी। बबलू, मैं सोच रहा था इसके बजाय मैं तुम्हें एक रंगीन छतरी दिला दूं तो? पूर्ण पुरुष बनने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है डैडी, पर अगर आपको एतराज ना हो तो। मैं अपने पिताजी का चित्र हमेशा बड़े प्यार से बनाता हूँ, लेकिन आज के अन्य पात्रों की तरह मैं उन्हें भी कभी न्याय नहीं दे सका। मैं जब अपने पूरे दिन के काम को खत्म करके अपनी कलम नीचे रखता हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं अपने पात्रों को फंसा रहा हूँ। और ये बात मुझे ज्यादा तकलीफ देती है कि ये सब लिखते हुए मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। खैर, इससे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? अरे एकदम शुरुआत में चिरौंजी लाल की कहानी से भी पहले, अरे हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना था। मजेदार बात है, मुझे याद ही नहीं, लेकिन जिस तरह मैं यहां बड़ी शांति और संतोष की भावना के साथ खड़ा हूं, मुझे लगता है कि मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। आप सब लोग यहां आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप फिर कभी इस रास्ते से गुजरें तो यहां जरूर आइएगा, मैं यहीं बैठा रहता हूं। चलिए ठीक है, मिलते हैं। अरे हाँ, गुड नाइट। बहुत ही बेहतरीन पेशकश। अभी इस नाटक का भी एक और अंत है। अभी आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, आराम से, इत्मीनान से अपने घर में बैठेंगे, और आपको पता चलेगा कि आप सबको 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। जोरदार ताड़ियां ਨਾਲ मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ चेयरमैन सुदेश शर्मा सर ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਫ ਗੈਸਟ श्री संजय नेहरू जी ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। आदरणीय सुदेश शर्मा जी, चेयरमैन CSN ने। एक हम सब ने अक्सर अपने जीवन में सुना है इस शानदार प्रस्तुति के बारे में, तो एक और बात कहना चाहता हूँ कि शो मस्ट गो ऑन। लेकिन पता नहीं वो कभी जीवन में देखा है कि नहीं देखा। आज इस शो में है जो लेखक का रोल है वो टीकम जोशी जी करने वाले थे। 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ। आज भोपाल में उनका ऑपरेशन है और उसकी जगह पर आज जो जिन्होंने रोल किया है, बहुत अच्छा अर्पित जी ने। और ये कंटिन्यूटी का बात है कि किस तरह से रंगमंच जीवंत रहता है, चलता रहता है।
निरंतरता रहती है। आज के इस नाटक के बारे में हमारे इससे पहले कलाकारों का जान पहचान हो, और दूसरा आप सबकी तरफ से भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द उनका स्वास्थ्य लाभ हो। सर कुछ आप। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहाँ जो हमने आज प्रस्तुति देखी, ये पूरा जो एनर्जी से भरा हुआ कलाकारों का प्रदर्शन था, बहुत ही अच्छा लगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कलाकारों को, जिस एनर्जी और ऊर्जा से उन्होंने प्रस्तुति दी। और जो लेखक का काम था, जो इसका स्टोरी राइटर था, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट था इट वाज सो नाइसली क्राफ्टेड। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आनंद जी से बेनती है कि सभी कलाकारों से जान पहचान करवाएं। मंच पर पहले हैं प्रकाश में थे प्रसन्न सोनी, संचालन कर रहे थे संगीत संचालन सागर, मंच पर जो हमारे विद्यार्थी नाट्य विद्यालय के थे मोहित, अरविंद, वरुण, फूफा जी उर्फ रोशन। मंच पर थे गौतम, प्रदीप, सारोन, अर्पित, हिमाद्री, विशाल, रोहित, अभिषेक मंडोरिया। इस नाटक का लेखन किया है नील साइमन जी ने, और इसका निर्देशन किया है विद्यानिधि बनारसी जी ने। विक्रांत जी ने की थी प्रकाश परिकल्पना, और संचालन किया था प्रसन्न सोनी जी ने। मैं हुण रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर नवदीप कौर जी ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। जो यहाँ का जो प्रस्तुति थी सुहाना अफसाना, बहुत अच्छा लगा। द वे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड टुडे एंड द आर्टिस्ट्स वर सुपर्ब। और जो इसकी स्टोरी राइटर था और जो वेल क्राफ्टेड स्टोरी थी, इट वाज ऑल एंजॉयबल, फुल ऑफ कॉमेडी आल्सो। माय कांग्रेचुलेशंस टू द आर्टिस्ट्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच a nice show today. Thank you so much. It had like short stories cumulatively coming up to give ideas and bringing up a message. Very beautifully curated and really nicely done by Theatre Lab. काफ़ी अच्छा लगा। जो मतलब थिएटर ग्रुप्स की तरफ से था ये, और मैसेज वाज क्लियर कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, और लास्ट में कहाँ पे हमें खुद को रोकना चाहिए। तो इट वाज सो गुड एंड very well curated, very well directed. So thanks to the team for giving such a good message. चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय राष्ट्रीय नाट्य समारोह, जिसमें कि देश के जो पढ़ने पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, अध्ययनरत इंस्टीट्यूट हैं, उनके विद्यार्थी और उनके प्रोफेशनल कलाकारों को यहाँ बुलाया गया है, जिसमें कि 4 दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के, 2 दिन भारतीय नाट्य अकादमी के, 1 दिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के कलाकारों द्वारा, और 1 दिन लवली यूनिवर्सिटी के कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है। ये एक ऐसी पहल है जो कि पढ़ाने वाले प्रोफेशनल इंस्टीट्यूटों को यहाँ बुलाना और एक साथ मंचन करवाना, अलग अलग वेराइटी से लोगों का यहाँ पर मंचन हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर आरंभ किया है सुदेश शर्मा जी ने, चेयरमैन संगीत नाटक अकेडमी चंडीगढ़ से, और एक संयोजन और एक संयोग के साथ की कोऑर्डिनेशन के साथ
सारी मध्य प्रदेश संस्थान और संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश भारतीय नाट्य एवं संस्कृति विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी और लवली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे आयोजन मुझे लगता है कि पूरे देश में होना चाहिए, चंडीगढ़ में तो होना ही चाहिए। और इस आयोजन की मैं बहुत साधुवाद देता हूँ चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी को। तो अलग अलग वैरायटी के नाटक देखने को जो मिलता है वो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और हमारी टीम का अनुभव, हमारे लोगों का अनुभव, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ ठहरने की व्यवस्था है पंजाब यूनिवर्सिटी में। साथ में यहाँ मंचन के लिए पूरे टाइम लोग रहते हैं, यहाँ लाइट व्यवस्था, मंच के ऊपर व्यवस्था। सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम के लोग, पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो लगातार खाना खिलाने हर चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हमारा बहुत सुखद अनुभव इन चीज़ों को लेकर रहा है।